हेलो व्यूअर्स, फिल्मी सोसाइटी प्रेजेंटिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी प्रे। ये कहानी एक नारू नाम की लड़की के बारे में है जो एक अच्छी शिकारी बनकर अपने कबीले वालों के आगे खुद को साबित करना चाहती है। वो अपने कबीले वालों को दिखाना चाहती थी कि वो कुछ भी कर सकती है और एक अच्छी वॉरियर भी बन सकती है। इस कहानी में नारू कैसे एक प्रीडेटर यानी आधे इंसान और आधे क्रिएचर दिखने वाले शिकारी का शिकार करती है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, प्रीडेटर सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता है ताकि वो अपने प्लेनेट पर खुद को दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सके। और इनकी एक खास बात और है, ये गायब भी हो सकते हैं जो किसी को भी दिखाई नहीं देते। और प्रीडेटर के बारे में आगे जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी है सितंबर 1719 की, जहां नारू कोमांची कबीले में अपनी माँ और भाई ताबे के साथ रहती थी। नारू अपने डॉग सारी के साथ हंटिंग प्रैक्टिस के लिए जंगल में जाती है। वहाँ उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। नारू उस हिरन का शिकार करने का डिसाइड करती है और अपने डॉग सारी को शिकार के लिए अवेयर करती है और हिरन का शिकार करने लगती है। लेकिन हिरन बादलों की गरजने की आवाज से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ नारू के डॉग सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है जिसे पता नहीं वहाँ किसने लगाया था। नारू ट्रैप से सारी की पूंछ निकालती है और उस पर कुछ हर्ब्स लगाती है। ये देखकर पता चलता है कि नारू एक अच्छी मेडिक थी। इसके बाद उसे बादलों से आवाज सुनाई देती है जिसे देखने वो एक पहाड़ की चोटी पर आती है। वहाँ नारू आसमान में प्रीडेटर के शिप को देखती है जो कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। नारू को लगता है कि वो स्पेसशिप एक थंडरबर्ड है। अगले सीन में हमें नारू को उसके भाई ताबे के साथ दिखाया जाता है जो एक बाज का शिकार कर रहा था। वहाँ नारू ताबे को उस थंडरबर्ड के बारे में बताती है जो उसने आसमान में देखा था और ताबे से कहती है कि वो उस थंडरबर्ड को अपना कुटामिया बनाएगी। यहाँ कुटामिया का मतलब कबीले के लिए बड़े शिकार का शिकार करना होता है। लेकिन ताबे को नारू पर भरोसा नहीं था कि वो अभी बड़े शिकार के लिए तैयार है। ताबे नारू से कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। नारू ताबे की बात मानकर वापस अपने कबीले आ जाती है जहाँ उसकी माँ हर्ब से सरदार के लिए दवाई तैयार कर रही थी। नारू अपने हथियार को शार्प करने लग जाती है। ये देखकर उसकी माँ उसे समझाती है कि जरूरी नहीं कि तुम शिकार ही करो, इसके अलावा भी तुम और भी घर के काम कर सकती हो, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि ये अच्छी वॉरियर और शिकारी नहीं बन सकती। यहाँ हमें पता चलता है कि कोमांचे कबीले के लोग मैन के कंपैरिजन में फीमेल को हंटिंग के लिए कैपेबल नहीं मानते थे। अगले ही पल वहाँ ताबे आ जाता है जिसने बाज का शिकार किया था। ये सब देखकर नारू को जरा भी खुशी नहीं होती। नारू की माँ उसे जंगल से कुछ हर्ब्स लाने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ खतरनाक सा दिखने वाला प्रीडेटर भी स्पेसशिप से जंगल में आ गया था, जहाँ प्रीडेटर एक सांप का शिकार करता है जो कि पहले चूहे का शिकार कर रहा था। इसका मतलब था कि प्रीडेटर सिर्फ शिकारी का ही शिकार करता है। उसके पास एडवांस वेपन्स थे जैसे कि लेजर लाइट, थर्मल विजन्स और इनविजिबल होने की एबिलिटी भी, जिसकी मदद से वो आसानी से शिकारी का शिकार कर सकता था। नारू जंगल में हर्ब्स लेने के लिए जाती है और वो वहाँ अपने कबीले के लोगों को देखती है जो अपने साथी को ढूंढने निकले थे। उन्हें पता चलता है कि शेर ने उनके साथी कुही का शिकार किया था और वहीं पर उन्हें नारू भी मिलती है। नारू भी उनके साथ जाने की जिद करती है, लेकिन सभी नारू को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देते हैं। मगर ताबे सभी को ये कहकर नारू को साथ ले जाने के लिए एग्री कर लेता है कि ये वहाँ जाकर कम से कम उसका इलाज ही कर देगी। ये बात सुनकर सभी उसे ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अपने साथी कुही को खोजना स्टार्ट करते हैं। नारू जैसे जैसे जंगल की तरफ बढ़ती है वो प्रीडेटर के कुछ निशान देखती है और सभी को अवेयर करती है। क्योंकि नारू शार्प माइंडेड थी, कुछ ही देर बाद वो अपने साथी कुही को ढूंढ लेते हैं जो उन्हें बहुत जख्मी हालत में मिलता है। नारू हर्ब से उसका इलाज करती है और साथ में ये भी नोटिस करती है कि शेर जब भूखा होता है तभी शिकार करता है और अपने शिकार को इस तरह छोड़कर नहीं जाता। नारू सबको बताती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। नारू सांप और उस पंजे के निशान को सबको दिखाती है, लेकिन उस निशान को सब भालू के पंजे का निशान समझते हैं और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसके बाद सब पूहे को कबीले लेकर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन ताबे उनके साथ जाने से मना कर देता है। वो बाकी साथियों को कबीले जाने के लिए कहता है। ताबे शेर का शिकार करने का कहकर वहीं रुक जाता है। नारू को वहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा था, इसीलिए नारू भी ताबे और
उसके साथी के साथ शिकार के लिए चली जाती है। अब वो लोग पास में ही लेटकर शेर का वेट करने लगते हैं, लेकिन नारू उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें शेर के लिए किसी चमगादड़ को रखकर उसका इंतजार करना चाहिए। इसके बाद जब शेर आएगा तो वो उस पर इजीली अटैक कर पाएंगे। उसकी इस बात को ताबे भी मान जाता है और वो शेर की गुफा के रास्ते में जाकर उस चमगादड़ को रखने लगता है और नारू ताबे के साथी के साथ पेड़ पर चढ़कर शेर का वेट करती है। अचानक शेर आकर उस लड़के को मार देता है और नारू पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नारू भी हिम्मत रखते हुए उसका सामना करती है, लेकिन तभी उसे दूर कुछ रोशनी दिखाई देती है जिसे देखकर वो नीचे गिर जाती है। कुछ टाइम बाद जब नारू को होश आता है तो वो खुद को कबीले में अपनी माँ के पास देखती है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि वो बेहोश हो गई थी और ताबे उसे यहाँ छोड़कर खुद शिकार करने गया है। कुछ टाइम बाद ताबे भी शेर का सर लेकर वहाँ आ जाता है। कबीले के सभी लोग उस पर प्राउड फील करते हैं और कबीले का सरदार ताबे को वॉर चीफ बना देता है। ये सब देखकर नारू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका सपना वॉर चीफ बनने का था। नारू ताबे को उस रोशनी के बारे में बताती है जो उसने उस वक्त देखी थी जब शेर उस पर अटैक कर रहा था और उसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया था। लेकिन ताबे उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि तुम अभी हंटिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो। जब नारू की बात पर कोई यकीन नहीं करता तो नारू खुद ही उस क्रिएचर को मारने की सोचती है और अगली सुबह में अपने डॉग के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ नारू अपने हथौड़े को एक लकड़ी की लंबी रस्सी से बांधकर उससे हंटिंग की प्रैक्टिस करती है और उसकी हेल्प से नारू एक रैबिट का शिकार करती है और उसे जंगल में ही पकाकर अपने डॉग सारी के साथ शेयर करके खाती है। उस रात वो जंगल में ही सो जाती है। दूसरी तरफ प्रीडेटर भी एक भेड़िए का शिकार करता है और उसका सर काट कर ले जाता है। वो उसके सर की चमड़ी को किसी गैस से पिघलाकर उसकी खोपड़ी को एक ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ नारू भी प्रीडेटर के पंजों के निशान और ट्रेसेस चेक करती है। जब नारू सारी के साथ आगे बढ़ती है तो वो बहुत सारी बफेलोज की डेड बॉडी देखती है जिनकी खाल उतरी हुई थी। ये सब देखकर नारू को काफी हैरानी होती है और सोचती है कि इन मासूम जानवरों को किसने मारा होगा और बफेलोज के लिए प्रेयर करने लगती है। उसे वहाँ एक सिगार भी मिलता है, लेकिन वो उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या चीज है। ये सब देखने के बाद नारू आगे बढ़ती है और आगे जाकर एक दलदल में फंस जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने हथौड़े की हेल्प से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। दलदल से निकलकर वो नदी के पानी से खुद को साफ करती है। दूसरी तरफ प्रीडेटर भी उन डेड बफेलो के पास आकर सिगार को नोटिस करता है। अगले सीन में नारू को एक भालू दिखाई देता है जो अपना शिकार कर रहा था। अब नारू उसे मारना चाहती थी और उसका सर ले जाकर अपने कबीले वालों को एज अ ट्रॉफी दिखाना चाहती थी ताकि वो खुद को साबित कर सके। जब नारू भालू को मारने के लिए निशाना लगाती है उसी वक्त उसकी कमान से रस्सी टूट जाती है और भालू भी नारू को नोटिस कर लेता है, लेकिन नारू खुद को बचाने के लिए लकड़ी के नीचे गड्ढे में छुप जाती है। भालू उसे मारने ही वाला था। अचानक प्रीडेटर वहाँ आ जाता है और भालू पर हमला कर देता है। लास्ट में प्रीडेटर भालू को मार ही देता है। अब भालू के ब्लड से इनविजिबल प्रीडेटर भी नारू को दिखने लगता है और नारू अपनी जान बचाने के लिए नदी में तैरकर भागने लगती है। प्रीडेटर भी उसको नोटिस करता है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता और नारू को जाने देता है। नारू तैरते हुए नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जहां नारू को कबीले के लोग मिलते हैं जिन्हें ताबे ने उसे लाने के लिए भेजा था। नारू उन्हें प्रीडेटर के बारे में बताती है जो उसने देखा था, लेकिन कबीले के लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं, लेकिन नारू उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है और वहाँ नारू के कबीले के एक लड़के के साथ जबरदस्त फाइटिंग होती है। प्रीडेटर भी उन्हें वहाँ नोटिस कर रहा था। कबीले के लोग नारू के हाथ बांध देते हैं। तभी प्रीडेटर अपनी लेजर टेक्निक से कबीले के एक लड़के को अटैक के लिए टारगेट करता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर कबीले के बाकी लड़के भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रीडेटर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। नारू किसी तरह वहाँ से बचकर भागने में कामयाब होती है, लेकिन भागते हुए नारू फिर से एक ट्रैप में फंस जाती है। प्रीडेटर उसे देख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि नारू यहाँ लाचार है, तो प्रीडेटर बिना मारे वहाँ से चला जाता है। नारू नोटिस करती है कि प्रीडेटर उन लोगों को नहीं मारता जिनके पास हथियार थे। इसका मतलब वो सिर्फ शिकारियों का ही शिकार करता है। अब वहाँ वो शिकारी भी आ जाते हैं जिन्होंने वहाँ पर वो ट्रैप लगाया था और नारू को किडनैप करके
अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में जब नारू को होश आता है तो वो खुद को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद पाती है और वो एक आदमी को नोटिस करती है जो सिगार पी रहा था। उसे यकीन हो जाता है कि इन्होंने ही उन बफेलो को मारा था। अब नारू के पास एक आदमी आता है जो नारू की लैंग्वेज में उससे प्रीडेटर के बारे में पूछता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। उसके बाद उन फ्रेंच हंटर्स का सरदार ताबे को लेकर आता है जिसे भी उन्होंने किडनैप किया था। लेकिन ये सब देखने के बाद भी नारू कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद ये शिकारी नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि जब प्रीडेटर उनका शिकार करने आएगा तो वो प्रीडेटर को मार देंगे। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रीडेटर ने उनके कई सारे आदमियों को मार दिया था। वहाँ ताबे थोड़ा डरा हुआ था तो नारू उसे समझाती है कि प्रीडेटर लाचार और निहत्थे लोगों पर अटैक नहीं करता। कुछ टाइम बाद प्रीडेटर शिकार करने आता है, लेकिन वो नारू और ताबे का शिकार नहीं करता बल्कि पीछे छुपे हुए हंटर्स का शिकार करता है और एक एक करके सबको मारता है। प्रीडेटर यहाँ अब अपने असली रूप में आता है जो दिखने में बहुत भयानक लग रहा था। उसी वक्त प्रीडेटर का एक पैर उन हंटर्स के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे प्रीडेटर को बहुत गुस्सा आता है और बड़ी आसानी से वो ट्रैप को भी तोड़ देता है और सबको बुरी तरह से मारने लगता है। नारू मौके का फायदा उठाकर एक ट्रैप से खुद को और ताबे को फ्री कर देती है। ताबे घोड़े ढूंढने जाता है जबकि नारू उन फ्रेंच हंटर्स के कैंप पर अपने डॉग सारी को लेने जाती है। दूसरी तरफ प्रीडेटर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से जंगल में मौजूद सभी लोगों को मार देता है और नारू भी कैंप में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों को एक एक करके मारती है और अपने डॉग को फ्री करके उसे ताबे को लाने का कहकर भेज देती है। तभी वहां वही ट्रांसलेटर आ जाता है जिसने नारू से बात की थी। वो नारू से हेल्प मांगता है क्योंकि प्रीडेटर ने उसका एक पैर काट दिया था। बदले में वो नारू से कहता है कि वो उसे गन चलाना सिखाएगा। तब नारू उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसे हर्ब्स खाने के लिए देती है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है और उसके पैर से खून बहना बंद हो जाता है। वो नारू को गन चलाना सिखा रहा था, तभी उन्हें प्रीडेटर की दहाड़ की आवाज आती है। ये सुनकर नारू फौरन पेड़ के पीछे छिप जाती है। प्रीडेटर वहाँ आकर सभी हंटर्स को स्कैन करने लगता है जो मरे हुए थे। तभी वो उस ट्रांसलेटर के पास आकर उसे भी स्कैन करता है, लेकिन ट्रांसलेटर का बॉडी टेम्परेचर लो होने से वो उसे मरा हुआ समझता है और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देखकर नारू समझ जाती है कि लो बॉडी टेम्परेचर को प्रीडेटर स्कैन नहीं कर पाता और ये उसकी वीकनेस है। तभी प्रीडेटर का पैर ट्रांसलेटर के कटे हुए पैर पर आ जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और तभी प्रीडेटर उसे भी मार देता है। उसी वक्त वहाँ नारू का डॉग सारी भी आ जाता है। जैसे ही प्रीडेटर उसे मारने के लिए लेजर बीम उस पर फोकस करके शूट करने लगता है, तभी ताबे वहाँ आकर तीर से उसका मास्क नीचे गिरा देता है, जिससे लेजर बीम पेड़ पर फोकस होती है जिसके पीछे नारू छुपी हुई थी और निशाना वही लगता है। ये देखने के बाद नारू समझ जाती है कि मेटल का तीर सिर्फ लेजर पॉइंट्स को ही फॉलो करता है, न कि दुश्मन की लोकेशन को। यहाँ ताबे प्रीडेटर को कड़ी टक्कर देता है। तभी नारू भी प्रीडेटर पर गन पॉइंट करती है, लेकिन गन काम नहीं कर पाती। तभी प्रीडेटर इनविजिबल हो जाता है। ताबे वहाँ से नारू को जाने के लिए कहता है। नारू अपनी आंखों से वहाँ अपने भाई को मरते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। अब नारू प्रीडेटर से अपने भाई की मौत का बदला लेने की सोचती है। वो अपने भाई की मौत से बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ नारू की माँ को भी ताबे की मौत का पता चलता है, जिससे वो भी बहुत दुखी होती है। अगली सुबह नारू एक फ्रेंच हंटर को नदी के किनारे देखती है। नारू उस पर हमला करके उसका पैर काट देती है और उसके पास वही ट्रांसलेटर की खराब बंदूक रख देती है ताकि प्रीडेटर जब वहाँ पहुँचे तो फ्रेंच हंटर को शिकारी समझे। यहाँ नारू का प्लान काम कर जाता है। नारू उन हर्ब्स को खा लेती है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और जब प्रीडेटर वहाँ आता है तो नारू को स्कैन नहीं कर पाता और उस फ्रेंच हंटर को ही अपना शिकार बनाता है। नारू मौके का फायदा उठाकर उसके सर पर गोली चला देती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। नारू अपने प्लान के मुताबिक प्रीडेटर के मास्क को उस पोजीशन पर रख देती है जहाँ से लेजर बीम से निशाना प्रीडेटर के सर पर लगे और उसके आसपास ट्रैप लगाने लगती है। तभी प्रीडेटर भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है। नारू भी प्रीडेटर पर हमला कर देती है और इस प्लान में नारू का डॉग सारी भी उसकी हेल्प करता है। नारू भी बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए प्रीडेटर का हाथ काट देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक तरफ गिरा देता है। अब प्रीडेटर अपनी ब्लेड शील्ड से नारू को
मारने ही वाला था कि नारू प्रीडेटर के दांत को तोड़कर उसके सीने में घुसा देती है और उसे घायल करके रस्सी की हेल्प से दलदल में धकेल देती है। प्रीडेटर दलदल में धंसता तो है लेकिन इजीली दलदल से बाहर भी आ जाता है। अब प्रीडेटर नारू को मारने के लिए अपना निशाना उस पर लगाता है, लेकिन लेजर बीम प्रीडेटर के सामने लगे मास्क से उसके सर पर ही पॉइंट हो जाती है, जिससे तीर प्रीडेटर के सर पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद नारू प्रीडेटर का सर लेकर कबीले में पहुंचती है, जिसे देखकर नारू की माँ बहुत खुश होती है और नारू कबीले के सभी लोगों को प्राउड फील कराती है। ये देखकर कबीले का सरदार नारू को नया चीफ डिक्लेयर कर देता है, जिससे नारू बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसका सपना पूरा हो गया था। नारू सरदार से और सभी कबीले वालों से कहती है कि अब ये जगह सेफ नहीं है और उन्हें किसी और जगह जाना होगा। कहानी की एंडिंग में हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जिनमें प्रीडेटर ने उन पर दोबारा अटैक किए थे और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।